आप सब लोग मुझे देखकर ऐसे मौन हो गए हैं जैसे कि मुझे श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये थोड़ा इसका इको बढ़ा देना। सही बात है भाई, श्रद्धांजलि वाले को श्रद्धांजलि क्यों दी जाए। यहाँ आने का एक बहुत प्रमुख कारण ये है कि ये शहर बहुत ही अदब का शहर है और आज विश्व धरोहर है। यहाँ कीर्ति राणा जी, यहाँ मेरे मित्र जो इंदौर के हैं, वो यहाँ भास्कर के संपादक रहे हैं, कीर्ति राणा जी। तो ये देखने आया था कि गंगानगर कितनी दूर है। 1121 किलोमीटर है भाई और भास्कर वालों ने कीर्ति राणा को इतनी दूर भेजा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कीर्ति भाई ने यहाँ पर रहकर वो जो उत्तरदायित्व का पालन किया वो बहुत ही अद्भुत है। हमारे बीच में रेवती रमन शर्मा जी बैठे हुए हैं जो सीमा संदेश के संपादक हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और जिन्होंने राजेंद्र माथुर से लेकर इंदौर शहर की जो कई नई दुनिया अखबार, जो बहुत बड़ा अखबार माना जाता है, वहाँ पर काम किया है, उनको आशीर्वाद मिला है और आज वो यहाँ पर हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। भीम भाई आपको भी प्रणाम करता हूँ। सुनील शर्मा जी आपको भी प्रणाम करता हूँ और आपको तो विशेष प्रणाम करता हूँ कि आपकी जो मूछें हैं, ऐसी मूछें पूरे गंगानगर में किसी की नहीं है। जोरदार तालियां इनके लिए बजना चाहिए। और मित्रों, यहाँ पर 5,75,060 श्रोता बैठे हुए हैं। वाह! कौन कहता है कि यह श्रोताओं की कमी है? 5,75,060 श्रोता, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। वाह! बात में दम हो तो समर्थन करना। वाह! कविता कहीं से भी हो सकती है, कविता के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। दादा बैठे हुए हैं, बढ़िया साफा हुआ पहन रखा है, उसके ऊपर बढ़िया जैकेट पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, धोती भी पहन रखी है और नहीं पहन के आते तो अपने कर भी क्या लेते हैं। सही बात, लेकिन उन्होंने पहन रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर दादा का ये साफा निकाल दिया जाए तो दादा नरेंद्र मोदी जैसे भी लगते हैं। तालियां। और इस साफे को वापस लगा दिया जाए तो दादा की शकल सूरत आसाराम से भी मिलती है। वाह 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 वाह। लेकिन दादा आसाराम जैसे नहीं हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि दादा संस्कार भारती के संस्थापक रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। ये वो व्यक्तित्व है जिसने एक नारा दिया, वो नारा हिंदुस्तान में प्रचलित हुआ कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। आज मंदिर बन रहा है। ये दादा ने पहली लाइन लिखी थी और इसी लाइन के कारण दादा को लोकसभा में भेजा गया है। अटल जी ने इस पंक्तियों पर बहुत बहुत सम्मान दिया दादा ने। कई रोड़े अटके हैं और कई लोगों ने इस टिकट का विरोध किया, लेकिन अटल जी अड़ गए और ये टिकट दादा को मिला। और दादा एक सवाल उठा था कि कैसे जीत के आएंगे ये, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व बलराम यादव जी थे और उनसे लड़ना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। लेकिन दादा ने वो चुनाव जीत लिया। 1,85,000 से दादा जीत गए। एक शिक्षक, एक प्रोफेसर आदमी जो अपने विद्यार्थियों के माध्यम से चुनाव लड़ता है और जीतकर सदन में पहुंच जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दादा 2 बार जीते, बहुत अच्छा रहा। तीसरी बार फिर दादा जीत गए, 30,000 से जीत गए। ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। दादा बोले कि हम ठाकुर हैं, हमारी मूछें बड़ी बड़ी हैं। मैंने कहा दादा अपन जीत गए, चलो। नहीं, हम जीते नहीं है। मैं 3 लाख से जीतने वाला आदमी हूँ, 1.5 लाख से जीतने वाला आदमी हूँ, 1.25 लाख से जीतने वाला आदमी हूँ, 30,000 से तो जीत ही नहीं सकता हूँ। मैंने कहा दादा करना क्या है? बोला रिकाउंटिंग करवाएंगे। मैंने दादा मान जा, बढ़िया काम हो गया है, अपन सांसद बन गए हैं, प्रमाण पत्र मिलने वाला है। नहीं, रिकाउंटिंग होगी। दादा ने रिकाउंटिंग करवा दी और दादा 3,000 से हार गए। और उसके बाद भी दादा जीवित है। अगर इनकी कई जगह कोई दूसरा नेता होता तो प्राण पखेरु उड़ जाते। लेकिन ये संस्कार है, ये संस्कार है कि दादा आज भी पार्टी के लिए लगे हुए हैं, हिंदी के लिए लगे हुए हैं और आप सब राष्ट्रभाषा के लिए आए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और जो नहीं आए हैं उन्हें इस मंच से श्राप देता हूँ कि जिस काम के लिए घर पे रुके हैं उस काम में सफलता नहीं मिले। वाह! हाँ, क्या इतना ये बड़ी मुश्किल से मंच लगते हैं, परमात्मा की कृपा से ही ऐसे मंच बनते हैं। दादा देश के हैं, इतनी दूर से मुझे लिया है, 1121 किलोमीटर
लेकिन मैं दादा का आदेश अनध्यादेश है, मानना पड़ता है। पूरे देश में जाता हूँ। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहीं से भी कविता सुना सकता हूँ, समय की मर्यादा है। लेकिन 10 मिनट में होता क्या है, कम से कम 5 मिनट और तो बढ़ाओ आगे। चलो पढ़ो तो सही। अच्छा ठीक है, दादा ने कह दिया पढ़ो तो सही, पढ़ रहा हूँ दादा। है हाँ, ये अभी प्यार मोहब्बत की बात कर दी। जो आ रहा है वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है। मैं भी आ रहा था, एक चाय वाला बाहर खड़ा हुआ था, वो कवि है, लोकल कवि। बोला कि आप कवि हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो कि मैं भी लोकल कवि हूँ। तो मैंने कहा सुना। तो उसने सुना दी कि प्यार कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम प्यार मोहब्बत की चादर टांगते रह गए, वो रामलाल के साथ चली गई, हम चाय छानते रह गए। वाह, यह हो गई प्यार मोहब्बत की कविता। वाह वाह। कविता के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, कविता हो जाती है। फिर मैं बात करता हूँ देश के 3 कवि सम्मेलन की यात्रा पर। मैं कोई चुटकुलेबाजी नहीं करता हूँ, मौलिकता है। सही बात। कि जितने भी कवि बैठे हैं सब जनपोषित कवि हैं। सही बात। राजपोषित कवि होते हैं अलग, जो सरकारी दरबारी होते हैं और मंत्रियों के माथे वो जूतियों को सर पर उठाते हैं। हम जनताओं के द्वारा बुलाए जाते कवि हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ देश के 3 कवि सम्मेलन की यात्रा पर है दादा। स्वागत। तीनों ही रेल के डब्बे में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तभी टीटी आता है, टिकट। दादा भी बैठे हुए थे। दादा के पास गया कि टिकट। दादा ने कहा एमएलए, पहले एमएलए थे। टीटी चला गया। तो ये हमारे राम राहुल जी बोले यार एमएलए बोल दो टिकट नहीं लगता है। मैंने कहा इसका प्रयोग दिल्ली के स्टेशन पर करेंगे। जैसे कि दिल्ली का स्टेशन आया, दादा आगे गेट पर पहुँचे। गेट पे जैसे ही पहुँचे तो टीटी ने कहा कि टिकट। पहले टीटी ने दादा को देखा, दादा ने टीटी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। बोला टिकट। दादा ने कहा सोनिया गांधी। टीटी ने कहा नाम तो सुना था, दर्शन भी हो गए। इस तरह की घटना दुर्घटना घट जाती है। दोनों ही महान लोग हैं। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। मित्रों, मैं कहीं से भी बात शुरू करता हूँ, आपने थोड़ा हल्का करता हूँ। कौन हल्का कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है। वाह वाह। बात पकड़ना। वाह वाह वाह। मैं सब तरह की कविता करता हूँ कि कौन हल्का कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है। और जिसे लोग फसाद कहते हैं वो सियासत की चांदमारी है। वाह। वो सियासत की चांदमारी है, वो सियासत की चांदमारी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। हम फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। वाह। दौलत की झनकार नहीं, फन की खनक रखते हैं। हम फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। और माना कि तुम सूरज हो, हमें तुमसे क्या लेना, हम जुगनू ही सही पर खुद की चमक रखते हैं। हम जुगनू ही सही पर खुद की चमक रखते हैं। तब मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। आपने फिल्म शोले देखी होगी, उसमें बसंती को भी देखा होगा। देखा है। बसंती तालाब पर बैठी रहती है, वो भी देखा होगा। हैं डाकू आते हैं, बसंती बहुत गहरी सोच में है। छाँव वो तालाब पर छाया पड़ती है डाकुओं की, बसंती भागती है, पीछे धन्नो बंधी रहती है तांगे में, और वो कहती है चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। यहाँ तक का जो लिखा है पटकथा वो जावेद साहब ने लिखी, उसके बाद मैंने लिखी। सही बात है। और जावेद साहब ने सुनी, उन्होंने जब सुनी तो साहब मज़ा आ गया उनको, बोला सच्ची तो यही है। सही बात। यहाँ से शुरू करना था तो उनको सुनाओ। मैंने सुना थी कि 2 दोस्तों ने मिलकर देखी फिल्म शोले। दूसरे दिन एक दूसरे से बोले कि यार बड़ा कमाल कर गई धन्नो घोड़ी, बसंती की इज्जत बचाने के लिए कितना तेज दौड़ी। वाह। 2 दोस्तों ने मिलकर देखी फिल्म शोले, दूसरे दिन एक दूसरे से बोले कि यार बड़ा कमाल कर गई धन्नो घोड़ी, बसंती की इज्जत बचाने के लिए कितना तेज दौड़ी। तभी दूसरा मित्र बोला दरअसल बात तुझे समझ में नहीं आई, धन्नो ने इतनी ज़्यादा तेज दौड़ क्यों लगाई, उसका भी अपना लॉजिक सवाल था। डाकुओं के पास 4 घोड़े थे, उसको भी अपनी इज्जत का ख्याल था। यह है कविता। करना पड़ता है, ये नहीं करेंगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगी। मैं सब तरह की कविता कर सकता हूँ। ये माइक बहुत अच्छा है। वाह। इस माइक वालों को पद्मश्री मिलना चाहिए। वाह। वैसे साहब क्या बात है, आपको देख कर इतना प्रसन्न हुआ, मैं कभी जीवन में प्रसन्नता नहीं हुई। क्या बढ़िया व्यक्तित्व है। और मित्रों क्या बढ़िया हाल है, जगजीत सिंह जी का शहर है, इतना बढ़िया मंच, इतने अच्छे श्रोता,
इतने अच्छे माइक मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं। इतना बढ़िया कार्यक्रम। और जगजीत सिंह ने यहाँ से शुरुआत की, इस शहर से, और पूरे देश भर के अंदर और पूरे संसार में अपने नाम को कमाया। पूरे दुनिया में गंगानगर के नाम को रोशन किया। साहब मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, दादा प्रोफेसर हैं, अपन सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। स्वागत। वो निसार नाम का एक लड़का पढ़ता है वहाँ। मैंने कहा निसार तेरा जन्म कैसे हुआ? बहुत शरारती लड़का है। मैंने कहा यार तेरा जन्म कैसे हुआ? निसार ने जो जवाब दिया वो आपको अच्छा लगे तो आप आशीर्वाद देना, निसार को, मुझे नहीं। मैंने कहा निसार तेरा जन्म कैसे हुआ? तो निसार ने कहा कि जवानी जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवा, निसार हो गया। वाह 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 वाह, निसार हो गया। कविता ये हो गई साहब, कविता यहाँ हो गई। कविता का कल्पना है, भी विचार है, तालमेल है, यहाँ से कविता बनती है और पूरे संसार में फैल जाती है। क्या बात है। हम कवि कर्म करने निकले हुए हैं। मैं कहीं से भी बात करता हूँ, ये कविता आपके बीच में रखता हूँ, समय की बाध्यता है तब मैं ऐसी बात करता हूँ। माइक इसलिए अच्छा है कि माइक अच्छा है और अच्छे माइक को प्रणाम करना चाहिए। माइक वालों की अपनी एक समस्या होती है, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्ट। ये हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्ट रात की 11 बजे घर पहुँच जाता है। पत्नी गहरी नींद में सोती है कि हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक चेक, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक चेक। पत्नी खड़ी होती है, एक लात देती है, चेक ही करेगा कि प्रोग्राम भी दिखाएगा। स्थिति यह है। और कविता के लिए सामने शुरू करता हूँ, बात अच्छी लगे तो समर्थन कर देना। स्वागत। मैं पूरी कविता आपके बीच में रखता हूँ, सारी लफ्फेबाजी कर सकता हूँ, लेकिन ये कविता का शहर है। रेवती नंदन जी, रेवती रमन शर्मा जी बैठे हुए, भीम शर्मा जी बैठे हुए हैं और हमारी माता बहनें बैठी हुई है। एक बहुत बढ़िया कविता, अपनी प्रतिनिधि रचना आपके बीच में रखता हूँ। मैं पूरी रात आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन समय की मजबूरी है, इसलिए बात करता हूँ। भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान ने जो काम किया वो आप तक पहुँचाता हूँ। भगवान डर गया इंसान से कि उसने इंसान क्यों बनाया। वाह। शर्मा जी सुनना, भीम जी। स्वागत स्वागत स्वागत। कि भगवान तुम्हें जमी खा गई या आसमान कहाँ हो? मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के पते पे तुम्हें ढेरों पत्र लिखे, पर तुम्हारे भगवान मुझे कहीं नहीं दिखे। वाह। तुम्हारा ये पत्र लिए भटका हर रोज में, तुम्हारे भगवान की खोज में। मैं मंदिर गया था, वहाँ नजर आया पुजारी, अधूरे दंगे की पूरी तैयारी। वाह। मौलवी मस्जिद में कत्ले आम की जिद में, गुरुद्वारे में सिसक रही थी गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी। फेर दिया है जिसमें चंद लोगों की नमक हरामी ने पानी। सभ्यता संस्कृति फिजूल खर्च में, आधुनिकता का नशा नजर आया मुझे चर्च में। वाह। ये कहते हुए डाकिये ने कहा कि तुम्हारे भगवान का और कोई पता है? मैंने कहा शायद लापता है। तभी एक वयोवृद्ध श्वेत केशधारी बात काटते हुए हमारी महाभारत के अंदाज में बोला कि मैं समय हूँ, तुम्हारी पीड़ा पहचानता हूँ, भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूँ। वाह वाह। भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान का पता अंतरात्मा के मेल में है, लेकिन भगवान आजकल जेल में है। वाह। क्या भगवान भी कोई अपराध करता है? क्यों नहीं, भगवान का अपराध है आदमी। वाह। तर्क के ताने मत बुनो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से कई साल पहले न्याय की देते हुए दुहाई, जानवरों की एक टोली भगवान की अदालत में ये कहते हुए आई कि जज मिलॉर्ड, हम आपकी अदालत में आए हैं होके लाचार। इन आदमियों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, नाम, जाति, धर्म और संस्कार। इन्हें इनकी इंसानियत से मिलवाइए। जानवर होना हमारा अधिकार है, हमें दिलवाइए। जानवर होना हमारा अधिकार है, हमें दिलवाइए। हमारा सब कुछ स्वा है, प्रमाण के रूप में कुछ गवाह हैं। तो अदालत के कटघरे में सबसे पहले एक कुत्ता नजर आया। उसने रोते हुए अपना दर्द सुनाया कि हुजूर मैं कुत्ता हूँ, गर्व से कहता हूँ, पर दुर्भाग्य से आदमियों की बस्ती में रहता हूँ। दुर्भाग्य से आदमियों की बस्ती में रहता हूँ। ये लोग हमें बंगलों में पालते हैं, वरना घर गली आंगन चौराहों पर रोटी के टुकड़े डालते हैं। ये वतन की खाकर वतन से गद्दारी करते हैं। एक हम हैं जो रोटी के चंद टुकड़ों के बदले जिंदगी भर वफादारी करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों के बदले जिंदगी भर वफादारी करते हैं। ये फिर भी हमें धिक्कारते हैं, हमारा नाम ले लेके पुकारते हैं। हमारे संस्कार लिए नेता बने डोलते हैं, संसद तक में हमारी भाषा बोलते हैं, फिर भी आप मौन हैं। बताइए कुत्ते कौन हैं? क्या बात है,
जय हो। फिर भी आप मौन हैं, बताइए कुत्ते कौन हैं। और अगले क्रम में अपने आप कटघरे में चला आया एक सांप, बोला हुजूर एक बूंद जहर के कारण अगर हम जहरीले कहलाते हैं तो ये आदमी कौन है जो पूरे देश और समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं। वाह। इस तरह एक एक करके सबने अपनी व्यथा सुनाई। और जब अंतिम फैसले की घड़ी आई तो भगवान ने कहा कि सचमुच आदमी भरोसे के काबिल नहीं रहा, इतिहास में नहीं हुआ होगा। ऐसा फैसला सुना रहा हूँ मैं, और आदमी बनाने के अपराध में स्वयं जेल जा रहा हूँ मैं। वाह क्या बात है। आदमी बनाने के अपराध में स्वयं जेल जा रहा हूँ मैं। और उस दिन से भगवान जेल में है, ये दुनिया मगन अपने खेल में है। जिस दिन आदमी पर लगे सब आरोप भूल जाएंगे, भगवान की जेल के ताले अपने आप खुल जाएंगे। वाह वाह वाह। वो हम सबके बीच आएगा, अपनी उंगली पे गोवर्धन उठाएगा, समुद्र पर पुल बनाएगा, नानक, ईसा, मोहम्मद, महावीर और दयानंद बनकर हमारे कष्ट तारेगा। धर्म फिर जीतेगा, अधर्म फिर हारेगा। धर्म फिर जीतेगा, अधर्म फिर हारेगा।